हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 हिंदी सी है। ये हिंदी सी कर रहे हैं हम लोग, और बुक का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं पूरी। आज हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 का चैप्टर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा यूनिट 4 का चैप्टर 2 है। ओके, यूनिट 4 का चैप्टर 2 है। आफ्टर दैट हमारा बस 1 चैप्टर लेफ्ट रह जाएगा, यूनिट 4 का चैप्टर 3। उसके बाद में हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आज हमारा यूनिट 4 का चैप्टर 2 है। जो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वापसी, और लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। वापसी चैप्टर विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। तो हम पहले विष्णु प्रभाकर जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ लिखा है। ओके, विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर के एक गांव में हुआ था 1912 में। ठीक, और उनका जो शुरू से जो क्या बोलेंगे उनका शुरू से इंटरेस्ट मैथ और हिंदी में रहा है, और उनको अपने मामा के साथ पंजाब आना पड़ा, जिसके कारण उनकी शिक्षा जो हुई वो पंजाब में हुई। फर्स्ट उनका जन्म हुआ 1912 में, एंड देन कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर में, और शिक्षा कहाँ हुई? पंजाब में। ठीक है, उनकी शिक्षा पंजाब में। फिर उसके बाद में उसके मामा गांधी जी के साथ मिले, मतलब गांधी जी के समर्थक थे, तो वो भी गांधी जी के आंदोलनों से प्रभावी हुए और उनका साथ देने लगे। और फिर गांधी जी के साथ देने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने पंजाब के विश्वविद्यालय से ही एमए किया, और फिर बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल पुलिस ने पकड़ लिया 1940 में, और उन्हें जेल हो गई। फिर उसके बाद में वो 1944 में दिल्ली आ गए। जेल से छूटने के बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने जीवन यापन के लिए कुछ कार्य किया, ताकि वो जीवन यापन कर सके। और फिर उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखना चालू कर दिया, यानी ये कविताएं वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है? 11 अप्रैल 2009 11 अप्रैल 2009 को उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो स्वर्गवास सिधार जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कितनी बुक्स उन्होंने अपने पूरे जीवन में 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिनमें 50 जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं अभी तक उनकी 50 बुक प्रकाशित हो चुकी हैं। और उन्होंने एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें से पहला है उपन्यास लिखा था, कोई तो है। ये उपन्यास है उनका, कोई तो है। सबसे इजी यही है, आप ये याद कर लेना, कोई तो है। कहानी है उनकी, उन्होंने कहानी भी लिखी है, जैसे कि धरती घूम रही है, मेरा वतन। उन्होंने ऐसी कहानियाँ भी लिखी हैं। नाटक लिखे हैं, डॉक्टर एक नाटक लिखा है उन्होंने। फिर उसके बाद में एकांकी संग्रह क्या है? एकांकी भी लिखी है, जैसे कि 10 बजे रात के 10 बजे या 10 बजे रात। फिर यात्रा वृतांत लिखे हैं, आवारा मसीहा। यात्रा वृतांत है, आवारा मसीहा। ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि जब भी कोई घूमता रहता है, हमेशा डोलता रहता है, तो उसको बोलते हैं ना, आवारा हो गया ये तो उन्होंने आवारा मसीहा लिखी है, यात्रा वृतांत। ठीक है, अब एकांकी के रूप में विष्णु प्रभाकर जी की काउंटिंग सबसे प्रथम की जाती है। मतलब विष्णु प्रभाकर जी को सबसे पहले एक गिना जाता है, अगर हम एकांकी की बात कर रहे हैं, यानी उनकी एकांकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब उन्होंने लिखी है वापसी। इस वापसी को देखते हैं। वापसी जो लिखी हुई है उन्होंने 1946, यानी हमारा जब भारत आज़ाद हो गया था, भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया था, तो विभाजन के समय कुछ लोग उधर चले गए थे और कुछ लोग इधर आ गए थे। जो मुसलमान थे वो लोग वहाँ चले गए, कुछ मुसलमान यहीं रह गए। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो इधर आ गए, और जो मुसलमान थे वो उधर चले गए। तो 1945 में जब
1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो ये उसके बारे में बता रहे हैं, यानी आज़ादी के बाद में जब हमारा भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं। अब इसमें जो मुख्य पात्र हैं यानी जिनका रोल है, पहला है बुनियाद, फिर असगर, फिर उसके बाद में मुनीर, और फिर है बुनियाद, असगर, मुनीर, एक है मसूद, जो आप नीचे देखेंगे उनका नाम है मकसूद को, सॉरी पूरा नहीं आया इसलिए मकसूद, उनका नाम है मकसूद। ठीक है, अब ये स्टार्ट होती है जब ये लोग भारत आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते। प्रस्तुत एकांकी में बुनियाद, असगर और मुनीर भारत पर आक्रमण करने वाले शत्रु सेना छत्रधारी सैनिक हैं, यानी पाकिस्तान के सैनिक हैं ये लोग। बुनियाद, बुनियाद, असगर और मुनीर, ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तानी सैनी है। शत्रु सेना यानी पाकिस्तानी सेना। बुनियाद पाकिस्तानी सेना का कप्तान है। जो बुनियाद है वो पाकिस्तानी सेना का कप्तान है। सारे सैनिकों को अपने युद्ध दायित्वों को निभाने के लिए उस गांव में उतरना पड़ा। उस गांव में, किस गांव में? जो असगर का गांव हुआ करता था। असगर का गांव था विभाजन से पहले वो उसी गांव में रहता था असगर। जो गांव विभाजन से पहले स्वयं असगर का था, यानी जिस गांव में पहले असगर रहता था, बचपन से जिस गांव में असगर रहा विभाजन से पहले, उस गांव में उतरे वो। बुनियाद असगर का गांव था। बुनियाद मुनीर से पूछता है कि क्या वह ठीक स्थान पर उतरे हैं। अब बुनियाद जो है, जो कैप्टन है, वो पूछता है क्या हम ठीक गांव में उतरे हैं। तो उसका साथी कहता है, मुनीर, बुनियाद यह भी जानता है कि असगर इसी इलाके का रहने वाला है, इसलिए वह यहाँ के सभी ठिकानों को अच्छी तरह से जानता है। अब उन्हें पता है असगर इसी गांव में रहता था पहले, तो वहाँ के हर ठिकाने को वो अच्छे से जानता है क्योंकि उसका बचपन वहीं गुजरा है। किंतु असगर जैसे ही गांव की मिट्टी पर पैर रखता है उसे गांव की भौगोलिक खींचने लगती है। अब जैसे ही असगर उस गांव की मिट्टी पर पैर रखता है जहां वो पहले रहता था, अब उसे ना पूरी बचपन की चीज़ें याद आने लग जाती है। मिट्टी उसे अपनी तरफ खींचती है। मिट्टी का जो भूगोल है उसे याद आने लग जाता है कि कैसे कैसे हम लोग मस्ती करते थे, यहाँ क्या क्या होता था। मिट्टी की गंध खींचने लग जाती है, जो मिट्टी की सुगंध होती है वो उसको खींचने लग जाती है। वह मकसूद से कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ के किसानों को लड़ाई की फिक्र नहीं। अब मकसूद से वो कहता है कि लग रहा है यहाँ के किसानों को लड़ाई की कोई फिक्र नहीं है, सब लोग अपनी अपनी खेती में लगे, उन्हें लगता ही नहीं है यहाँ कोई लड़ाई होगी, यहाँ हम लोग लड़ने आए हैं। मकसूद उसे यह सब सोचने से मना कर देता है। मकसूद कहता है कि असगर ऐसी चीज़ें मत सोचो, ये अब तुम्हारा गाँव नहीं है, हम यहाँ मोर्चे पे आए, मतलब युद्ध करने आए, ऐसी चीज़ें मत सोचो तुम। असगर कहता है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में पिद्दी से, अब असगर क्या कहता है कि हिंदुस्तान के पिद्दी से टैंकों ने हवाई जहाज़ पे कैसे हमला कर दिया, मुझे बड़ी हैरानी हो रही। तो मसूद कहता है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भारत के कई टैंकों और गाँवों में आग लगाई है पाकिस्तानियों ने, यानी असगर जैसे लोगों ने या मसूद जैसे लोगों ने, तो तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। असगर चलते हुए जैसे ही पुराने खंडर के पास पहुंचता है उसे पुरानी चीज़ें एक एक कर याद आ जाती हैं। अब जैसे जैसे वो अपने गांव में बढ़ता है तो उसके गांव में एक पुराना खंडर पड़ता है, वो जैसे ही उसको देखता है तो उसे देख के उसे एक एक चीज़ें याद आने लग जाती हैं। उसके सामने आता है पुराना खंडर, फिर गाँव का रास्ता, मस्जिद की मीनार, रहर, उसका ठंडा पानी, उसे सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। वह इस सब से मुक्त होना चाहता है। वो चाहता है कि अब याद ना आए क्योंकि मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ, क्योंकि वह युद्ध के मोर्चे पर आया है, यहाँ युद्ध करने आया है और उसे अपना दायित्व पूरा करना है। वह अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को याद करता है, प्यारे वतन पाकिस्तान को याद करता है, उसका नाम लेता है। वो सोचता है कि अब मुझे इस मुल्क की याद नहीं आनी चाहिए, ये मुल्क या फिर ये देश अब मेरा नहीं है। वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को याद करता है, उसका नाम लेता है, पर इससे भी उसको मिट्टी की
मिट्टी से दूर नहीं हो पाता। वो ये सारी चीज़ें करता है, पाकिस्तान का नाम लेता है, पाकिस्तान की बातें सोचता है, पर इससे भी उसके जो लगाव मिट्टी से होता है ना, वो दूर नहीं हो पा रहा उससे। वो सोचने लगता है कि यहाँ की ईख के खेतों की इस सुगंध और मकई की मीठी मीठी गंध क्यों उसके दिमाग में भरीती जा रही है। अब भी उसे वहाँ के खेतों की ईखों की सुगंध और मकई के दाने की मीठी मीठी खुशबू उसे अब भी याद है और उसके दिमाग में वो भरती जा रही है। तभी उसे खेतों से आने वाले संगीत की आवाज़ आती है, जो खेतों में गाया जा रहा था। वो संगीत उसे सुनाई देता है, जो बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है, और ये सारी चीज़ें उसका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं, और वो अपने जो मकसद से आया है, जो उसका उद्देश्य है, वो उससे भटक रहा है। इस बीच एक भारतीय इंस्पेक्टर और चौधरी दोनों ही पाकिस्तानी सैनिक जासूसों को खोजते हुए इधर चले आ रहे हैं। अब ये सोच ही रहा होता है सारी चीज़ों को, जब ये देखता है कि एक भारतीय इंस्पेक्टर और वहाँ का जो चौधरी है गांव का, वो उसी ओर आ रहे हैं जिस ओर वो हैं। असगर चौधरी को पहचान लेता है। चौधरी को असगर पहचान लेता है और उसे अच्छी तरह याद है, वह बचपन में उसे ताऊ कहा करता है। ये वही चौधरी है जिसे असगर बचपन में ताऊ कहता है, क्योंकि असगर के पिता भी इसी गांव के चौधरी रहते हैं ये पहले, और इन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है। बट पाकिस्तान बनने के बाद असगर अब पाकिस्तान चला जाता है और ये यहाँ रह जाता है, और उसे याद है वो उसे ताऊ कहा करता था बचपन में। जब विभाजन के समय वह पाकिस्तान जाने लगा था, तब उससे कहा, अच्छा जाते हो तो, लेकिन यह याद रखना कि इस गांव में तुमको कोई तकलीफ़ नहीं थी। अब जब असगर पाकिस्तान जा रहा होता है, तो वो जो चौधरी है, यानी उसका ताऊ है, जिसे वो ताऊ कहता है, वो उससे कहता है, जा रहे हो तो ठीक है जाओ, पर ये याद रखना इस गांव में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी जो तुम वहाँ जा रहे हो, काश तुम यहीं रहते। और फिर वो कहता है, काश तुम यहीं रह जाते, लेकिन खैर वक्त ही ऐसा है। फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, वक्त ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं, समय ही ऐसा चल रहा है, रोकूंगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना हम दोस्त हैं। तो फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वक्त ही ऐसा है, लड़ाई का वक्त है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। असगर उत्तर देता है, आज हम दुश्मन हैं, क्या यह दुश्मनी का माहौल बदल नहीं सकता। अब असगर कहता है, उन्होंने कहा था हम लोग दोस्त हैं, पर आज तो हम लोग दुश्मन बन गए, क्योंकि मैं पाकिस्तान की सेना की साइड से आया हूँ लड़ने, युद्ध करने, क्या हम दोबारा से दोस्त नहीं बन सकते। तभी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है। मसूद को लगता है कि यह पाकिस्तानी जहाज़ है। वह असगर को इशारा करने के लिए कहता है, परंतु असगर मना कर देता है। पाकिस्तानी जहाज़ आता है बम बरसाने के लिए, लेकिन असगर इशारा करने के लिए मना कर देता है। वह पूछता है कि इन बेकसूर निहत्थे इंसानों पर बम क्यों गिराए जाएं। अब वो बेशक वो लड़ने आया है, युद्ध करने आया है, पर उसे अभी तक ये नहीं पता कि वो बेकसूर लोगों को क्यों मारे। पर उनका तो कोई दोष ही नहीं है, और उनके पास तो कोई हथियार नहीं, वो हम पे हमला नहीं कर रहे, फिर हम क्यों मार रहे हैं उन्हें। मकसूद उसे मकसूद उसे गद्दार कहता है, क्योंकि वो उन पे बम गिराने से मना कर देता है। असगर उससे कहता है कि ये जो सियासत वाले हैं, ये लोग ना सिर्फ हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे हमारे अपनों को छीनते हैं, और फिर ये युद्ध वगैरह कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद क्या होता है, मकसूद असगर को चौधरी और इंस्पेक्टर पर गोली चलाने के लिए कहता है। अब मकसूद जो है वो असगर से कहता है कि तुम चौधरी और इंस्पेक्टर को मार दो ताकि हम भाग जाएं, किंतु वह चौधरी के पास आकर कहता है, आपने पहचाना, मेरा नाम असगर है, मैं चौधरी लतीफ़ का बेटा हूँ। जो चौधरी थे उस गांव के पहले, लतीफ़ उनका बेटा हूँ, इसी धरती इसी गांव का। फिर वो बताता है, मैं इसी धरती और इसी गांव का हूँ, पहचाना ताऊ। वो उसको ताऊ कहता है कि पहचाना ताऊ, लेकिन चौधरी उस पर विश्वास नहीं करता, उसे अपने दुश्मन समझता है। चौधरी, अब देखो, वो आया है पाकिस्तान की साइड से लड़ने, और वो फिर चौधरी उसको दुश्मन समझता है। अब उसे वो कैसे अपने सीने से लगा ले कि हाँ मैंने पहचान लिया, तुम इसी गांव के हो, वो कैसे कर ले, क्योंकि उसके सामने भी उसका वतन आ रहा है, उसकी रक्षा आ रही है। उसे असगर और उसके
उसके पिता लतीफ़ की पुरानी याद भी आती है, पर उसका राष्ट्रीय कर्तव्य भी उसके सामने है। अब उसका राष्ट्रीय कर्तव्य उसके सामने आ जाता है। ताऊ के जो उस गांव का वो है मुखिया, उसके मन में तो विचार परस्पर टकराने लगते हैं। यानी उसके दिमाग में अब लड़ाई होने लग जाती है कि मैं क्या करूं, इसको अपनाऊं या पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि ये पुलिस के हवाले इसलिए करूं क्योंकि ये विरोधी है, पर अपनाऊं इसलिए क्योंकि ये हमारे ही गांव का, हम इसे बचपन से जानते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है और वह असगर की ऐसी वापसी पर मन ही मन परेशान हो उठता है। यह कैसी मिलन कैसी वापसी। अब वो कहता है ये कैसी मिलन कैसी वापसी, कैसा मिलना हुआ कैसी वापसी हुई। इस प्रकार इस एकांकी में यह दिखाया गया है कि व्यक्ति परिस्थितियों के कारण चाहे कितनी भी बदल जाए, परंतु उसके हृदय में मातृभूमि का प्रेम नहीं मिटता। अब देखो कैसी भी परिस्थिति आ जाए या कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हमारी पृथ्वी, हमारी जो मातृभूमि है, यानी भारत माता के जो हमारे दिलों में प्यार है, हमारे लिए वो सम्मान है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। उसी से यहाँ ये ख़त्म होता है चैप्टर। फिर एकांकी के तत्वों के आधार पर वापसी की समीक्षा है। एकांकी के 6 तत्व दे रखे हैं, उनके आधार पर फिर पूरे पाठ की समीक्षा की गई है। पूरा पाठ तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोग इसको अगर चाहें तो पढ़ लेना, ठीक है। पहला तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु के आधार पर इसको बताया गया है, ठीक है। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। इसमें उनके चरित्र और चित्रण के बारे में बताया है, कितने चरित्र हैं, स्थायी और अस्थायी के बारे में। फिर नेक्स्ट है संवाद एंड भाषा शैली। अगला आता है उद्देश्य, फिर अभिनेयता, ये लास्ट है। एंड देन ये थोड़ा सा पैराग्राफ आप लोगों को दे रखा है, फिर उसकी व्याख्या करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये यहीं हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और मैं आगे से ध्यान रखूँगी अपनी स्पीड थोड़ी कम करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।